हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 4 सितंबर के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 सितंबर के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, ईरानी कप 2022-23 भारत के किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, ईरानी कप की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, और इसका जो आयोजन है ना, ये आपका 2022-23 में मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इसके अलावा ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम की बात कर ले तो ये आपका रेस्ट ऑफ इंडिया रहा था, और उप विजेता जो है ये आपका मध्य प्रदेश टीम रहा था। यानी अगर बात कर ले ईरानी कप 2022-23 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका रेस्ट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के मध्य खेला गया था, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है मध्य प्रदेश को फाइनल में जो है 238 रन से हरा दिया था। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सौरव गांगुली, यानी इनमें से सौरव गांगुली की आत्मकथा जो है ये कौन सी है। तो देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके ऑटोबायोग्राफी से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा एन ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू का जो है आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर ये जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सिक्स मशीन ये जो आपका क्रिश गिल की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कंट्रोवर्सी योर्स ये जो आपका शोएब अख्तर की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका बीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये जो आपका प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो आपका नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये जो आपका बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो आपका दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस ये जो आपका खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इसमें बिहार से जो नेतृत्व है ना, ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो कुंवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक क्या रहा था। तो देखिए, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है ना, ये आपका कमल और चपाती रहा था। इसके अलावा बात कर ले 1857 की क्रांति ये जो आपका किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। इन्हें लॉर्ड कहना बिल्कुल भी गलत है, कैनिंग के शासन काल में हुआ था। इसके अलावा बात कर ले क्रांति की शुरुआत ये जो है कब हुई थी और कहां से हुआ था। तो देखिए, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इसके अलावा इस क्रांति का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो देखिए, 1857 के क्रांति का जो अन्य नाम है ना, वो आपका प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, या फिर इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय विद्रोह के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए इसका जो तत्कालिक कारण रहा था ना वो आपके चर्बी युक्त वाले जो है कारतूस रहे थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का जो है मुख्य प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो ये आपका उत्तर और मध्य भारत पर जो वो सबसे ज़्यादा पड़ा था। इसके अलावा 1857 की क्रांति का भामसा जो है ये कौन थे। तो ये आपके अमरचंद भाटिया थे जिसने अपनी सारी संपत्ति जो है ये रानी लक्ष्मीबाई को जो वो दान कर दिए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद जो है ये कौन थे। तो देखिए पहला जो शहीद हुए थे ना ये आपके मंगल पांडे हुए थे। और मंगल पांडे जिन्हें बैरकपुर में जो है 8 अप्रैल को जो वो फांसी जो वो दे दिया गया था। इसके अलावा 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद अगर पूछा जाए कि कौन था तो ये आपके हेमू कालानी थे जिसे टांक में जब वो फांसी जो वो दे दिया गया था। इसके अलावा 1857 की विद्रोह में किस नेता का नाम जो था वो आपका धोतू पंत था। तो देखिए धोतू पंत जो नाम था ना ये आपका नाना साहब पेशवा का था। इसके अलावा बात कर ले बैरकपुर छावनी से जो है इसका विद्रोह का जो कमान है ना ये किसके द्वारा संभाला गया था। तो देखिए बैरकपुर छावनी से जो इस विद्रोह का जो कमान है ना ये मंगल पांडे के द्वारा जो वो संभाला गया था। इसके अलावा मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। तो देखिए मंगल पांडे को जो है ये आपका 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी जो वो दिया गया। इसके अलावा अन्य विद्रोह स्थल के नेतृत्वकर्ता की बात कर ले तो दिल्ली देखिए 1857 की क्रांति में दिल्ली से जो नेतृत्व है ना ये बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ से जो नेतृत्व है ये आपके बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर से जो नेतृत्व है ये आपका नाना साहब के द्वारा किया गया था। झांसी से जो नेतृत्व है ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से जो नेतृत्व है ये आपका लियाकत अली के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बनारस से जो आपके नेतृत्व किए थे ये आपके जनसाधारण ने किए थे। और बिहार से जो आपके नेतृत्व है वो आपके कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले फतेहपुर से जो है ये आपका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फतेहपुर से जो नेतृत्व है ना ये आपके अजीमुल्ला के द्वारा जो है वो किया गया। इसके अलावा फैज़ाबाद से जो नेतृत्व है ये आपके मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा किया गया था। और बरेली से जो नेतृत्व है ये आपके खान बहादुर खान के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये जो आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो पुराना नाम था ना वो आपका सरदार पटेल स्टेडियम था। और इनका नाम जो वो कब बदला गया था। तो देखिए 24 फरवरी 2021 को इसका नाम बदलकर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि महाबोधि मंदिर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए महाबोधि मंदिर की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य के बोधगया में स्थित है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले महाबोधि मंदिर का निर्माण ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो आपका किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो आपका नेल्सन मंडेला की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला की बात कर ले तो देखिए नेल्सन मंडेला जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो है पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यहाँ पर अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे तो ये आपके नेल्सन मंडेला। और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 1994 से 1999 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है 1990 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। और जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है उसी प्रकार पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो आपके निशाने पाकिस्तान होता है। और इन्हें 1992 में जो है पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला जी को जो है 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ये जो आपका किसका रहा था।
तो देखिए इस प्रश्न में जो आपका ओवरऑल पूछा गया था, यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसका जो है कम लिंगानुपात रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो आपका रहा था वो आपका जो है यहाँ पर है सबसे कम जो आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का जो आपका लिंगानुपात है ना वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। तो दमन और दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर जो आपकी महिलाओं की संख्या होती है ना उसे ही जो आपका लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रश्न में तो आपका ओवरऑल पूछा गया था। अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला सिर्फ राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना वो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य ये आपका केरल राज्य रहा था। वहीं अगर ओवरऑल भी अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का ही रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाएं थी। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले कि सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा था तो ये आपका पुदुचेरी का रहा था। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 1037 महिलाएं थी। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा था। तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किसने अश्व शक्ति का जो है प्रतिपादन किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी में जो है स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट के द्वारा जो है अश्व शक्ति का प्रतिपादन जो है वो किया गया था। तो जेम्स वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अश्व शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए एक अश्व शक्ति का जो अर्थ होता है ना वो आपका 33,000 घोड़े की शक्ति के बराबर होता है। और एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है। तो देखिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 42वां संविधान संशोधन ये जो आपका किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1976 में हुआ था। तो 1976 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को जो है हमारा लघु संविधान भी जो है वो कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में आपके 3 नए शब्दों को जो है वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे। तो पहला आपका समाजवादी, सेकंड आपका धर्मनिरपेक्ष और थर्ड आपका अखंडता। ये जो आपके 3 नए शब्द है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपके जोड़े गए थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था। और इसी के माध्यम से जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर 44वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका 1978 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जगन्नाथ मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जयपुर, कटक, अलवर और संबलपुर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जगन्नाथ मेला है ना ये आपका राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। तो अलवर जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस शास्त्रीय नृत्य को जो है जादूगरनी का नृत्य यानी इंचेंट्रेस जो है वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ना जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य को जो है जादूगरनी का नृत्य यानी इंचेंट्रेस जो है वो कहा जाता है। तो मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केरल का एक और आपका जो है शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका कथकली है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सा नृत्य जो है डंडारी नृत्य का हिस्सा है जो दिवाली के बाद गोंड जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गुसांडी जो नृत्य है ना ये आपका डंडारी नृत्य शैली का जो एक हिस्सा है जो कि आपका दिवाली के बाद गोंड जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो गुसाडी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुसाडी नृत्य है ना ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस नृत्य इतिहासकार को जो है 2019 में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुनील कोठारी जी को जो है
2019 में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है असम सरकार के द्वारा माधवदेव पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर सुनील कोठारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया नृत्य को जो है 15वीं शताब्दी में जो है शंकर देव के द्वारा जो है इस नृत्य की खोज जो है वो की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो कब दिया गया था, तो 2000 ईस्वी में जो इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने जो है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए 2023 ISSF विश्व कप शूटिंग में जो है भारत के द्वारा टोटल जो आपके 7 गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। और भारत जो है टोटल जो है कितने पदक जीता था, तो देखिए भारत जो है इसमें टोटल 23 पदक जीता था, जिसमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और भारत का जो रैंक रहा था ना, इसमें भारत जो है वो आपके चौथे पायदान पे रहा था और पहले पायदान पे जो आपका देश रहा था वो आपका चीन देश रहा था। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के द्वारा जो है कितने पदक जीते गए हैं, तो देखिए जूनियर ISSF विश्व कप 2023 में जो है भारत के द्वारा टोटल 17 पदक जीते गए हैं, जिसमें आपका 6 गोल्ड मेडल, 6 जो आपका सिल्वर मेडल और 5 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और भारत जो है ये आपके दूसरे पायदान पे रहा था और पहले पायदान पे भी जो आपका देश रहा था वो आपका चीन देश रहा था। चीन के द्वारा जो है टोटल जो आपके 28 पदक जीते गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को ये जो आपका स्वीकृति है ना, ये आपका 24 जुलाई 1935 को जो है इस अधिनियम को जो वो आपका स्वीकृति मिला था। और इस अधिनियम को जो लागू है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1937 को जो है ये अधिनियम जो है ये आपका लागू हुआ था। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है प्रांतों में द्वैध शासन को जो वो समाप्त कर दिया गया था और वहां पर जो आपका स्वशासन यानी ऑटोनॉमी की स्थापना जो वो किया गया था। तो देखिए आपका प्रांतों में तो द्वैध शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में जो आपका द्वैध शासन जो है वो आपका स्थापित कर दिया गया था। और किस अधिनियम के तहत, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की जो है स्थापना किया गया था, जिसमें राज्य और रियासतों को जो है एक इकाई की तरह जो है वो माना गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम में जो है केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां यानी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर जो है इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो कर दिया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद जो है ये शासक जो है वो कौन बना था। तो देखिए अगर मौर्य वंश की बात कर ले तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में जो वो किया गया था। और मौर्य वंश के बिंदुसार के बाद जो शासक है ना, ये आपके सम्राट अशोक बने थे। वहीं अगर बात कर ले ये जो आपके बिंदुसार मौर्य वंश के कितने नंबर के शासक थे, तो ये आपके दूसरे शासक थे। तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि मौर्य वंश में अशोक के बाद जो है शासक कौन बने थे, तो देखिए अशोक के बाद जो शासक है ना, ये आपके दशरथ मौर्य बने थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहदत्त थे और इन्हीं की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इनकी जो हत्या है वो 185 ईसा पूर्व में जो वो किया गया। और इन्हीं की हत्या करके जो है 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना जो वो की गई थी। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौर्य वंश जो है ये किस पर विजय प्राप्त करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। तो देखिए नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके जो है मौर्य वंश की जो स्थापना वो आपका 322 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो है भारत की पहली महिला है।
तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो भारत की पहली महिला है ना, ये आपका तन्वी शाह है। और तन्वी शाह को ग्रैमी पुरस्कार कब से जो है दिया गया था, तो देखिए तन्वी शाह को जो ग्रैमी पुरस्कार है ना, ये आपका 2008 में दिया गया था। इसके अलावा तन्वी शाह ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित। तो ये तो आपका प्रथम भारतीय महिला हो गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम ग्रैमी भारतीय विजेता कौन है, यानी पहला जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस भारतीय को दिया गया था, तो ये जो आपके पंडित रविशंकर को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद की कार्यपालिक शक्ति के बारे में पूछा गया था। तो देखिए कार्यपालिका संसद के जो है कृत्यों और नीतियों के लिए जो वो आपका जिम्मेदार होता है, तो कृत्यों और नीति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में कौन सी मानसूनी जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो ये आपका ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है वो पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केरल में मानसून पूर्व वर्षा को जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए केरल में मानसून पूर्व वर्षा को जो है ये आपका आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टाइसम प्रोग्राम की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ट्राइसम प्रोग्राम के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अगर शुरुआत की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका ट्राइसम प्रोग्राम है ना, एक आपका केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को जो वो शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1979 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ट्राइसम प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो 18 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल लोगों को जो है तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता जो है वो प्रदान करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक के जो कार्यक्रम है ना, ये किसके द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज को जो है ये आपका असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए जो है 1992 में नाबार्ड की पहल पर जो वो शुरू किया गया था। तो ये जो आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो आपका नाबार्ड के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के तहत जो है बैंकों को स्वयं सहायता समूह यानी HSG के लिए जो है बचत खाते खोलने की भी जो है अनुमति जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नाबार्ड के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसकी जो स्थापना है ये आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इससे संबंधित जो आपका कथन जो वो पूछा गया था, यानी अर्न एंड लर्न से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अर्न एंड लर्न योजना है ना, ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को जो है पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए जो है आपका ये आपका सीखो कमा योजना जो है ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। और इसमें आपका जो है एक ऑप्शन दिया गया था कि इसमें जो है लैपटॉप जो है वो दी जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीखो कमा योजना के तहत जो है आपको कोई भी लैपटॉप जो वो नहीं दिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो था ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए ब्लड में अगर यानी खून में हमारे खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो हमें जो है हाइपोकैल्सीमिया जो है वो आपका रोग हो जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की अगर अधिक मात्रा हो जाती है ना, तो आपका जो कौन सा रोग होता है, ये तो आपका कैल्शियम की कमी से जो आपका जो रोग होता है ये आपका हाइपोकैल्सीमिया होता है। लेकिन अगर अधिक हो जाता है ना कैल्शियम, तो ये आपका हाइपर कैल्सीमिया होता है। और ये जो आपका हाइपर कैल्सीमिया ना, ये मुख्य जो है आपका अतिरिक्त पैथोराइड हार्मोन के कारण होता है। और पैथोराइड हार्मोन के कारण जो है ये आपका हाइपोकैल्सीमिया होता है। और ये जो आपका विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर अत्यधिक पैथोराइड हार्मोन हो जाता है तो आपका कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हाइपर कैल्सीमिया होता है। वहीं अगर पैथोराइड हार्मोन यानी पैथोराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये आपका हाइपोकैल्सीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बप्पी लाहिरी का जो जन्म है ना, ये आपका कहाँ पर हुआ था।
तो देखिए बप्पी लाहिरी की बात कर ले तो इन्हें जो है बप्पी दा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये जो आपके इंडियन सिंगर यानी भारतीय संगीतकार और कंपोजर हैं और इनका जो जन्म है ना ये आपका 1952 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बप्पी लाहिरी जो है ये आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जो है वो नाम जो है वो दर्ज करवा चुके हैं। कब दर्ज करवाए थे तो 1986 में उन्होंने जो है एक वर्ष में जो है 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड जो वो दर्ज करवाए थे, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में जो ये आपका मान्यता जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के मध्य जो है ये आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है ये आपका विजय रहा था और मराठा सेनापति की जो है वो हार हो गई थी। तो 14 जनवरी 1761 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर ले तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है वो विजयी हुई थी। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात कर ले तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ना यह आपका 5 नवंबर 1556 को अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के मध्य जो है वो लड़ा गया था और पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है अकबर के सेनापति का जो है वो विजयी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अफगानिस्तान का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया था। तो देखिए अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है ना यह आपका दारी और पश्तो है। तो दारी और पश्तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्टों में जो है आपका चीन का जो है आधिकारिक भाषा पूछा गया था। तो देखिए चीन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना यह आपका मंदारिन है। इसके अलावा एशियन कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ले तो देखिए बांग्लादेश का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है यह आपका बंगाली है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका उर्दू है। नेपाल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका नेपाली है। इसके अलावा श्रीलंका का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका सिंघली और तमिल है। म्यांमार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है ये आपका बर्मी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट टर्निसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर यानी आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सा तत्व है जो वायु के संपर्क में आने पर जो है यह आपका धूमिल जो है वो हो जाता है। तो देखिए अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट की बात कर ले तो देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट को जो है यह आपका अल्कली मेटल्स यानी क्षार धातुएं जो वो कहा जाता है। और इसमें जो आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं तो देखिए आपके जो ग्रुप 1 में जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये सभी जो तत्व है ना ये आपके ग्रुप 1 में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले समूह 1 में कौन सा तत्व जो है वायु के संपर्क में आने पर जो है यह आपका धूमिल हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम तत्व होता है ना ये पानी के साथ बहुत तीव्रता से जो है वो प्रतिक्रिया करता है और हवा में आसानी से जो है ये आपका धूमिल हो जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है सोडियम दिया गया था तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोडियम की बात कर ले तो देखिए सोडियम का जो सिंबल होता है वो आपका Na होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 11 होता है। इसके अलावा पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो आपका K होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है ना ये आपका 19 होता है। इसके अलावा एग्जाम में जो है सोडियम का आपका लैटिन नेम पूछा जाता है। तो देखिए सोडियम का जो लैटिन नेम होता है ना ये आपका नाइट्रियम होता है। और वहीं अगर पोटासियम के लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए पोटेशियम तत्व का जो लैटिन नेम होता है ना ये आपका कैलियम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुआ और नोआ मुंडी ये जो आपका लौ अयस्क है ना ये जो आपका ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गुआ और नोआ मुंडी है ना ये आपका लौ अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये जो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में लौ अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए भारत के लौ अयस्क का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में होता है। इसके अलावा लौ अयस्क के अन्य क्षेत्र की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका रावघाट खदान है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गुरु मिहिसानी की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका गुरु मिहिसानी है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये जो आपका कुद्रेमुख लौ अयस्क खदान है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने
किस देश को हराकर जो है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है ये जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का जो विजेता टीम है ना, ये आपका भारत देश रहा है और भारत ने फाइनल में जो है दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जो ये विजेता बना है। तो दक्षिण कोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023, इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपके जापान के काकामिगाहारा में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का जो सबसे सफल टीम यानी सबसे ज़्यादा जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है इसका जो है वो 4 खिताब जो वो जीता गया है। इसके अलावा अगर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की बात कर ले तो देखिए इसका भी जो विजेता टीम है वो भारत रहा है और भारत ने फाइनल में जो है पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जो है इसका खिताब जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के दोनों सदन यानी दोनों सदन कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव है ना, ये कौन करवाता है? तो देखिए भारत के दोनों सदनों का जो चुनाव है ना, ये आपके इलेक्शन कमीशन यानी आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका चुनाव जो है वो करवाया जाता है। तो निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव है ना, ये आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो है वो करवाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना ये जो है कब हुआ था? तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 25 जनवरी 1950 को जो है वो किया गया था। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित आपका कौन सा भाग और अनुच्छेद है? तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए बुद्ध पूर्णिमा की बात कर ले तो ये जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह की पहली पूर्णिमा तिथि को जो है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो मनाया जाता है। तो बैसाख माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोविंद सागर झील या भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका गोविंद सागर झील या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर ले तो ये जो आपका सतलज नदी पर स्थित है और ये जो आपका भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगर इसके हाइट की बात कर रहे तो देखिए भाखड़ा बांध की जो हाइट है ना, वो आपका 226 मीटर है और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। और भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा यानी सबसे लंबा जो बांध है ना, ये आपका हीराकुंड बांध है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध के तहत ही जो है ये आपका गोविंद सागर जलाशय जो वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य बांध परियोजना की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि टिहरी बांध ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध की बात कर लें तो ये आपका गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना की बात कर ले तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। उरी बांध जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इसके अलावा सलाल बांध परियोजना की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध के बारे में पूछा जाता तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर के जो है चिनाब नदी पर स्थित है। इसके अलावा रंजीत सागर बांध जिसे जो है थीन बांध भी कहा जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है ये आपका रावी नदी पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो आपका अनटचेबल पुस्तक है ना, ये आपके मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो मुल्क राज आनंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनटचेबल पुस्तक है ना, ये आपका 1935 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था और ये जो पुस्तक है ये आपका मुल्क राज आनंद का जो है ये आपका पहला उपन्यास था। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास की बात कर ले तो देखिए मुल्क राज आनंद का जो ये जो आपका कुली उपन्यास है ना, ये भी आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया जो कि आपका 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा टू लीव्स एंड ए बर्ड ये जो आपका उपन्यास है ना, ये भी आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था और ये भी जो आपका 1937 में जो वो प्रकाशित हुआ था।
इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1971 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1953 में जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए जो है कौन सा विटामिन जो वो आवश्यक होता है। तो देखिए स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वस्थ त्वचा के लिए जो है ये आपका विटामिन ए आवश्यक होता है। तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो ये आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो नाम होता है वो आपका थायमिन होता है और इसकी कमी से जो ये आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से जो ये आपका स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्सीफेरोल होता है और इसकी कमी से जो आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका टोकोफेरोल होता है और इसकी कमी से जो ये आपका बांझपन होता है। इसके अलावा विटामिन के अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका फिलिक्यूनोन होता है और इसकी कमी से जो आपका रक्त का धक्का जो वो नहीं जम पाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका गदाम पद्मजा रेड्डी है ना, इनका जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है और इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो गदाम पद्मजा रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गदाम पद्मजा रेड्डी ये सम्मान पाने वाली जो है तेलंगाना की पहली व्यक्ति थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पद्मजा रेड्डी को जो है 2015 में भारत के सर्वोच्च कला पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है। तो देखिए शंभू महाराज का जो संबंध है ना ये आपके लखनऊ घराने से है। तो लखनऊ घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनका शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए कि किस नृत्य से संबंधित है तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके शंभू महाराज है ना ये आपके पंडित बिरजू महाराज के जो वो चाचा थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शंभू महाराज को जो है 1958 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1967 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लखनऊ घराने के अन्य प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो आपके वर्गीकृत किए गए हैं वो आपके आर्थिक और समाजवादी, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा और शांति और सुरक्षा, ये सभी का जो वर्णन है ना वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो वो वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका सत्तावादी दिया गया था। तो देखिए सत्तावादी का जो आपका वर्गीकृत है ना वो आपका डीपीएसपी में नहीं किया गया है। तो सत्तावादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी को जो है 3 कैटेगरी में भी जो वो आपका वर्गीकृत किया गया और वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका समाजवादी हो गया, इसके अलावा सेकंड जो आपका हो गया वो आपका गांधीवादी हो गया और थर्ड जो होगा वो आपका उदार और बौद्धिकवादी। ये जो आपका 3 कैटेगरी में जो है डीपीएसपी को बांटा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी ये जो आपका किस भाग में है। तो देखिए डीपीएसपी का जो वर्णन है ये आपका भाग 4 में है और किस अनुच्छेद में, तो ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके अलावा डीपीएसपी ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अरब सागर यानी अरेबियन सी में जो है
किस महासागर का विस्तार है? तो देखिए अरब सागर में जो ये आपका हिंद महासागर का विस्तार है, तो हिंद महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कितने प्रकार के महासागर होते हैं? तो देखिए आपके जो है 5 प्रकार के महासागर होते हैं, जो कि सबसे बड़ा जो महासागर होता है ना वो आपका प्रशांत महासागर होता है। सेकंड आपका अटलांटिक महासागर होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर ये आपका हिंद महासागर होता है। उसके बाद आपका दक्षिणी महासागर होता है। उसके बाद आपका आर्कटिक महासागर होता है, यानी सबसे छोटा जो महासागर होता है ना वो आपका आर्कटिक महासागर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नटवरी लोक नृत्य शैली ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो देखिए ये जो आपका नटवरी लोक नृत्य शैली है ना ये आपका कथक नृत्य का जो है एक अंग है। और कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ना ये आपका उड़ीसा के राउरकेला जिला में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका FIH हॉकी विश्व कप 2023 हुआ था ना ये भी जो आपका उड़ीसा राज्य में जो है आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1927 में मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ना ये किसने शुरू किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जाति पूर्वाग्रहों के विरोध में मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में जो वो शुरू किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है ये आपका देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखा गया है। तो देवदत्त पटनायक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 जो है ये आपके 4 राज्यों से संबंधित है। जिसमें पहले अगर राज्य की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें गोंड समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो दिया गया है। सेकंड आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जिसमें तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति यानी ST में जो है ये आपका नारी कोरवन और ये जो आपका कुरी विकरन जो है ना जो कि आपके पहाड़ी जनजाति है इन्हें जो है तमिलनाडु राज्य में ST का जो वो दर्जा दिया गया है। थर्ड आपका जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित, और ये जो आपका ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत काडू कुरुबा के प्राय के रूप में जो है बेटा कुरुबा को जो है वो शामिल करना है। इसके अलावा चौथा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, जिसमें ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत भारिया जो भूमिया जनजाति है ना इसके लिए देवनागरी लिपि में जो है अन्य समानार्थक शब्द को जो वो जोड़ना है। तो इन चारों में से जो भी आपका राज्य ऑप्शन में दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे पुराना स्तूप है ना ये आपका सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है ये आपके सम्राट अशोक महान के द्वारा 3री शताब्दी में जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो सांची का स्तूप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सांची का स्तूप ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कासाद मस्ती जिसे जो है विजय उत्सव भी कहा जाता है ये जो आपका मणिपुर के किस जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है? तो देखिए विजय उत्सव जो है ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और मणिपुर के जो है ये आपके खासी समुदाय के द्वारा जो है इस उत्सव को मनाया जाता है। तो खासी समुदाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित रविशंकर ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यानी पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष,
राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमनी, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से। इसके अलावा वायलिन वादक की बात कर ले तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका वायलिन वादक से है। पखावाज की बात कर ले तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, इनका जो संबंध है ना ये आपके पखावाज से। इसके अलावा अगर रुद्र बीना की बात कर ले तो उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। वीणा की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वादक से है। मृदंगम की बात कर ले तो ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालघार रघु, इनका जो संबंध है ना ये आपके मृदंगम से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुरुष हैंडबॉल में बॉल का जो वेट यानी भार जो है ना ये कितना होता है। तो देखिए पुरुष हैंडबॉल में बॉल का जो भार होता है ना वो आपका 425 से लेकर 475 ग्राम के बीच में होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले महिला हैंडबॉल में जो है गेंद की परिधि यानी सरकमफेरेंस जो है वो क्या होता है। तो देखिए महिलाओं हैंडबॉल में जो गेंद की जो परिधि है ना ये आपका 54 से 56 सेंटीमीटर के बीच तक होता है। और महिलाओं में जो हैंडबॉल का जो वजन है ना ये आपका 325 से लेकर जो है 375 ग्राम के बीच में होता है। और देखिए हैंडबॉल मैच खेलने का जो समय का अवधि होता है ना वो 30-30 मिनट का होता है, जिसमें आपका 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके हैंडबॉल गेम होते हैं ना उसमें जो आपके कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए हैंडबॉल में जो आपके मैदान पे कुल आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और अगर कम से कम 5 खिलाड़ी भी होता है तो ये जो गेम है ना वो आपका स्टार्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी आपका माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होता है ना वो आपका क्या होता है। तो देखिए सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को जो है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर जो है कर्ज जो है वो उपलब्ध कराते हैं। यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वित्तीय कंपनी उन लोगों को छोटे ऋण जो है वो प्रदान करता है जो समाज के वंचित और कमजोर वर्गों से तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है उन्हें जो आपका सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो वो प्रदान करती है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर ये जो पुस्तक है ना ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर ले तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जो है ये आपके पहले वैज्ञानिक थे और ये जो है भारत के 11वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भी जो है ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे और विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी जो है ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये जो आपका पूरा योजना था ना यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने वाला जो योजना था इसकी भी जो अवधारणा है ना ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो वो दिया गया था। इसके अलावा ये जो आपका विलियम बिट्स जो ई अखबार था ना वो भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो है ये आपका शुरू किया गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ना ये आपका कब जो है वो पब्लिश यानी प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका 1999 में जो प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य कृतियों की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अन्य ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले जहां से टीसीएस के द्वारा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ ये जो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। इसके अलावा वन लाइफ इज नॉट इनफ ये जो आपका के नेटवर्क सिंह का जो है ये आपका आत्मकथा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपके संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 51A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उस समय जो है मौलिक कर्तव्य जो है इसे शामिल जो है वो नहीं किया गया था। यानी मौलिक कर्तव्य को जो है कब शामिल किया गया था, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसी के द्वारा जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, यह आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसी के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये जो आपका अरुणिमा सिन्हा की जो आत्मकथा है, तो अरुणिमा सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपका 2014 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा की बात कर ले तो ये जो आपका एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर और पर्वतारोही थी जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो ये आपका संबंधित थी। और अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दुनिया और भारत की जो है ये पहली विकलांग महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट रिसोर्सेज हाई इन मुंबई रीजन, यानी मुंबई क्षेत्र में जो है कौन से संसाधन जो है वो अधिक हैं। तो देखिए मुंबई क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस यानी तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस का जो संसाधन है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में जो आपका मिनरल ऑयल दिया गया था, तो मिनरल ऑयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए भूपेन हजारिका की बात कर ले तो इन्हें जो है संगीत के क्षेत्र में जो है 2019 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए भूपेन हजारिका जी को जो है 1977 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2012 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके असम राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो है 3 व्यक्तियों को जो है आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे। तो पहले आपके नानाजी देशमुख थे जिनको मरणोपरांत जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड आपके भूपेन हजारिका थे, इनको भी जो है मरणोपरांत जो है कला क्षेत्र यानी संगीत के क्षेत्र में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और थर्ड जो थे वो आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो है किस क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो है लोक कार्य के लिए जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत रत्न की बात कर ले तो देखिए भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी जो शुरुआत है ना वो 1954 से हुआ था। यानी भारत रत्न जो ये कब से दिया जाने लगा, तो ये आपका 1954 से जो वो दिया जाने लगा। और 1954 में जो है ये आपके 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो आपके सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 व्यक्तियों को जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो है ये आपके पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला का अगर नाम पूछा जाए तो देखिए पहली महिला जो थी ये आपका इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ये आपके सचिन तेंदुलकर थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये आपका 2014 में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ना ये कहाँ किया जाएगा। तो देखिए 37वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन है ना ये आपका गोवा में किया जाएगा।
तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ये आपका 2022 में हुआ था और इसका जो ये आयोजन है ना ये आपके गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसके पदक तालिका में पहले स्थान पर जो ये आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज ने जो है टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें 61 गोल्ड, 35 आपका जो है सिल्वर मेडल और 32 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक जो ये किस राज्य के द्वारा जीता गया था। तो देखिए सबसे ज्यादा पदक की बात कर ले तो ये आपका जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 140 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और तीसरे स्थान पर जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा के द्वारा जो है 116 पदक जो वो जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गेटो सोरा ये जो आपके बैडमिंटन खिलाड़ी है ये जो आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गेटो सोरा की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के उभरते हुए एक बैडमिंटन सितारा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2022 मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के जो है अंडर-9 वर्ग में जो है ये जीत हासिल किए थे और उसी में जो है ये आपका जो है बहुत ज़्यादा वो नाम कमाए थे, जिसमें गेटो सोरा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गजल सम्राट के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए गजल सम्राट के नाम से जो है ये जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह को जो है 2003 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संकीर्तना एंड रास आर एस्पेक्ट्स ऑफ विच डांस, यानी संकीर्तन और रास ये जो किस नृत्य के पहलू है। तो देखिए ये जो आपका संकीर्तन और रस जो है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य के जो है वो पहलू हैं। तो मणिपुरी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईसीसी 2023 ओडीआई जो विश्व कप होगा ना इसमें जो है कितने टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो देखिए आईसीसी 2023 का जो आपका ओडीआई विश्व कप होगा ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो है टोटल आपके 10 टीमें जो है वो भाग लेगी। तो 10 टीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वाइट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सुंदरबंस डेल्टा, यानी सुंदरबन डेल्टा में जो है किस प्रकार के वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा में जो है ये आपका मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। तो मैंग्रोव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका सुंदरबन डेल्टा ये भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय, यानी राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये आपका अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग आपका जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो राज्य का राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी गवर्नर नहीं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ये आपको बात में ध्यान में रखना है। गवर्नर में तो आपका राज्यपाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की है। तो देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हिम गंगा योजना जो है वो शुरू किया गया है और इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो आपके राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और समर्थन करने के उद्देश्य से जो है ये आपका हिम गंगा योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो हिम गंगा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, यानी इनमें से भारत में खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में या फिर एशिया में सबसे बड़े जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना ये आपका चिल्का झील है और ये जो आपका चिल्का झील है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो
तो चिल्का झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वाटर यानी भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील कौन सा है, तो ये आपका सांबर झील है जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपका उलर झील है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए तो ये आपका वेम्बनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है ना, वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना, ये 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 92.07% रहा था। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला यूटी रहा था, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 91.85% रहा था। उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए साक्षरता दर में तो ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। उसके बाद आपका गोवा राज्य रहा था। उसके बाद जो आपका त्रिपुरा राज्य रहा था। वहीं अगर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूटी आपका रहा था साक्षरता दर में, ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत का साक्षरता दर पूछ ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है वो आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले अगर राज्यों की क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य रहा था। उसके बाद आपका झारखंड राज्य रहा था। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश राज्य रहा था। तो ये जो है सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का जो है क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है जहाँ से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है बिहार राज्य का ही रहा था, लेकिन सेकंड स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2001 किसे मिला है, जो फरवरी 2023 में जो वो दिया गया है। तो देखिए छऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 जो है ये आपके भुवन कुमार को दिया गया है। तो भुवन कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका फरवरी 2023 में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 में कथक नृत्य के लिए जो आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये आपके समा भाटे को दिया गया है। इसके अलावा कथकली नृत्य में 2021 के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है ना, वो आपके इंचा कट्टू रामचंद्रन पिल्लई को दिया गया है। वहीं अगर कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी है ना, ये आपके एन शैलजा को दिया गया है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये आपके थो आई देवी को जो वो दिया गया है, यानी टी आई देवी को जो वो दिया गया है। और मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके नीना प्रसाद को दिया गया है। कुटियाट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में 2019 का अगर पूछ ले तो देखिए छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2019 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये आपके झारखंड सरायकेला के छऊ कलाकार बजेंद्र कुमार पटनायक को जो है ये आपका दिया गया है। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास सम्मान ये जो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए कालिदास जो सम्मान है ना, ये आपके साहित्य के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1981 में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और कालिदास सम्मान में जो आपके प्राप्तकर्ता को जो है 1 लाख रुपए जो वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुरु कल्याणी सुंदरम पिल्लई जिन्हें 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भरतनाट्यम है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य
इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम की बात कर ले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वैजंती मेला, इसके अलावा राम गोपाल लीला शैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद और अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अप्रैल 1929 में विधानसभा में जो बम है ना ये किसने फेंका था। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बम है ना ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑन विच रिवर नेशनल वाटरवे यानी आपका NW2 जो है इज लोकेटेड इन, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कर ले तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ना ये आपका असम में सदिया और धुबरी शहरों को जो है ये आपका जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 891 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड, यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ये आपका कब पारित हुआ था। तो देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका 28 सितंबर 1929 को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ये आपका पारित हुआ था। तो 28 सितंबर 1929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस अधिनियम में जो आपका लड़कियों के विवाह की जो आयु है ना वो 14 वर्ष और लड़कों की जो विवाह की आयु है ना वो 18 वर्ष जो है वो तय किया गया। और देखिए इसी अधिनियम में संशोधित करके जो है इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम में जो है लड़कियों के लिए जो आपका शादी की जो उम्र है ना वो 18 वर्ष किया गया है और लड़कों के लिए 21 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम ये जो आपका कब जो है वो पारित हुआ था। तो ये आपका जो है 2006 में जो है ये आपका पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था ये भारत में, तो भारत में जो ये आपका 1 नवंबर 2007 को जो है वो लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सखुआ के फूलों की पूजा या फिर आपका सॉल जो ट्री होता है ना ये जो आपका इसकी जो पूजा है झारखंड के किस त्यौहार में किया जाता है। तो देखिए सखुआ के फूलों की पूजा या फिर साल ट्री की जो पूजा है ना ये आपके झारखंड के सरहुल त्यौहार में जो वो किया जाता है। तो सरहुल त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरहुल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड आदिवासियों का जो है ये आपका प्रमुख त्यौहार जो है वो माना जाता है। और पूजा स्थल पर जो है ये आपका सखुओं के फूलों की जो है इस त्यौहार में जो वो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था What is the reason the reflection of sound waves from a surface back to the listener, यानी सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को जो हम क्या कहते हैं। तो देखिए सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण होने वाली जो ध्वनि की श्रृंखला को जो है ना ये हमें इको ऑफ साउंड यानी प्रतिध्वनि जो वो कहते हैं। तो प्रतिध्वनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है, यानी करेंसी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। तो देखिए करेंसी की अगर विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, लिमिटेड सप्लाई, एक्सेप्टेबिलिटी ये सभी जो आपके मनी के जो है ये आपके विशेषता होती है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त जो बैंक होता है ना ये किसको लोन जो है वो देता है। तो देखिए लघु वित्त बैंक की बात कर ले तो ये आपके मुख्य रूप से जो है लघु व्यवसाय इकाइयों को, छोटे और सीमांत किसानों को, सूक्ष्म और लघु उद्योग, इसके अलावा असंगठित सहित असेवित और अल्पसेवित वर्गों को ये जो आपके जो लोन है वो देते हैं। इसके अलावा बात कर ले भारत का जो है पहला लघु वित्त बैंक कौन सा था। तो देखिए भारत का जो पहला लघु वित्त बैंक था ना ये आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो कि आपका 24 अप्रैल 2016 को जो है 47 शाखाओं के साथ जो इसका परिचालन जो है वो शुरू किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो बैकर्स डजन का जो है आपका आइटम जो वो पूछा गया था। तो देखिए
बैकर्ड्स डजन का जो आइटम होता है ना वो आपका 13 ऑफ समथिंग होता है, तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एंटोनीम की बात कर ले तो देखिए विजडम का जो आपका एंटोनीम पूछा गया था और इनिशियल का जो आपका एंटोनीम जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।